हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम अनुकूलतम साधन संयोग ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जब हमने उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया था तब हमने उपभोक्ता के संतुलन के लिए शर्तें देखी थी कि किस प्रकार उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से और वस्तुओं और एवं सेवाओं की दी हुई कीमतों पर वह किस प्रकार अपना संतुलन करता है, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। उसी प्रकार एक उत्पादक को यह महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है कि वह उत्पादन कार्य के लिए साधनों के कौन से संयोग का चयन करेगा। विद्यार्थियों, तकनीकी दृष्टि से उत्पादक के पास उत्पादन के लिए साधनों के अनेक संयोग उपलब्ध होते हैं, जिनमें से उत्पादक को अनुकूलतम संयोग का चयन करना होता है। वस्तु उत्पादन के लिए साधनों के विशेष संयोग का चुनाव दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकी संभावनाएं यानी अवेलेबल टेक्निकल पॉसिबिलिटीज, जिसका मतलब ये है कि उत्पादक के लिए वस्तु को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से साधन संयोग उपलब्ध हैं। तकनीकी संभावनाओं को समोत्पाद वक्रों के द्वारा यानी आइसोक्वांट के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा जो बात है वह है कि किसी वस्तु विशेष के प्रयोग में होने वाले विभिन्न साधनों की कीमतें, यानी किसी वस्तु के उत्पादन में जो साधन प्रयुक्त होते हैं उन साधनों की कीमतें क्या हैं। विद्यार्थियों, साधनों की कीमत को सम लागत रेखाओं आइसो कॉस्ट लाइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम समोत्पाद वक्र की चर्चा करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समोत्पाद वक्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, फिर भी एक बार पुनः आपके लिए बता दें कि समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादक समान मात्रा का उत्पादन कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समोत्पाद वक्र दो साधनों के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिससे समान मात्रा में जिससे उत्पादन होता है। और समोत्पाद वक्रों के समूह को हम समोत्पाद मानचित्र आइसोक्वांट मैप कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इस चित्र में समोत्पाद मानचित्र दर्शाया हुआ है। 3 समोत्पाद वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं, 50 यूनिट, 100 यूनिट और 150 यूनिट उत्पादन करने के लिए श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग यहाँ पर उत्पादक के लिए उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों, किसी एक समोत्पाद वक्र पर उत्पादक के लिए विभिन्न साधन अनुपात उपलब्ध होते हैं। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में ये भी देख चुके थे कि समोत्पाद वक्र का जो ढाल है वह डेल के बाई डेल एल के बराबर होता है और समोत्पाद वक्र का ढाल MRTS ऑफ एल फॉर के को व्यक्त करता है, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम समोत्पाद वक्र के स्लोप के माध्यम से व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधनों के सीमांत भौतिक उत्पादन
अनुपातों के समान भी होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट्स के रेशियो के बराबर भी होती है, क्योंकि एक समोत्पाद वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर उत्पादन समान रहता है। इसलिए जब उत्पादक एक साधन की इकाइयाँ बढ़ाता है तो उसे दूसरे साधन की इकाइयाँ कम करनी होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि समोत्पाद वक्र के एक बिंदु से यदि हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो मान लीजिए हम ए से बी बिंदु पर जा रहे हैं, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस ए से बी पर जाने के लिए जो पूंजी की मात्रा में परिवर्तन है और जो श्रम की मात्रा में परिवर्तन है वो आपको दिखाया हुआ है, डेल एल और डेल के आपको दिखाया हुआ है। तो ए से बी तक जाने पर श्रम की मात्रा बढ़ रही है और पूंजी की मात्रा कम हो रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो श्रम की मात्रा बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा श्रम के द्वारा, यानी उत्पादन में जो चेंज होगा श्रम के द्वारा वह डेल एल इंटू एम पी एल के बराबर होगा। श्रम का सीमांत उत्पादन इंटू श्रम की मात्रा में परिवर्तन के बराबर उत्पादन में वृद्धि होगी श्रम के द्वारा। और पूंजी की मात्रा में कमी करने पर जो उत्पादन में कमी होगी वह डेल के इंटू एम पी के बराबर होगी। तो पूंजी की मात्रा कम करने पर उत्पादन में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति श्रम की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि से हो जाती है। इसलिए समोत्पाद वक्र के लिए ये इक्वेशन हम काम लेते हैं, डेल के इंटू एम पी के प्लस डेल एल इंटू एम पी एल इक्वल टू 0। हम इसको पक्षांतरण करके इस रूप में लिख सकते हैं और आगे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो डेल के डेल्टा के बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू एम आर टी एस ऑफ एल फॉर के इज इक्वल टू एम पी एल डिवाइडेड बाई एम पी के। आप इस इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखें, ध्यान रखें कि जो समोत्पाद वक्र है उस पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह डेल्टा के बाई डेल्टा एल के बराबर होती है और वह श्रम के सीमांत उत्पादन को पूंजी के सीमांत उत्पादन से विभाजित करने के बराबर होती है। इसलिए ये वाली इक्वेशन आपको याद करने के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। हम जब अनुकूलतम साधन संयोग की चर्चा करेंगे तो इस इक्वेशन को हम काम में लेंगे आगे। इसके बाद और अब हम इसके बाद सम लागत रेखा की बात करते हैं, क्योंकि जो उत्पादक के लिए अनुकूलतम साधन संयोग है वह सम लागत रेखा यानी साधनों की कीमतों से भी निर्धारित होता है। कोई भी उत्पादक साधनों का कौन सा संयोग चुनेगा यह उस उत्पादक के पास साधनों पर व्यय करने के लिए जो उसके पास रुपए हैं या और जो साधनों की कीमत है उन पर निर्भर करता है। और सम लागत रेखा इन दो तत्वों अर्थात उत्पादन साधनों की कीमतों और जो कुल व्यय उत्पादक साधन खरीदने पर करना चाहता है को प्रकट करती है सम लागत रेखा। तो इसलिए सम लागत रेखा आइसो कॉस्ट लाइन उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें एक फर्म दी हुई लागत परिव्यय गिवन कॉस्ट आउटले और साधनों की दी हुई कीमत यानी जो फैक्टर प्राइस जो उसके लिए दी हुई है और जो लागत दी हुई है उन पर खरीद सकती है। एक सम लागत रेखा पर स्थित विभिन्न व्यय जो उत्पादक के लिए जो लागत है, लागत परिव्यय है, कॉस्ट आउटले है, वह उस पर स्थिर रहता है और उत्पादन के साधनों की कीमत भी सम लागत रेखा पर स्थिर रहती हैं।
हम सम लागत रेखा की अवधारणा को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक उत्पादक के पास जो उसका लागत परिव्यय है वह मान लीजिए 50 रुपये है और जो पूंजी है P के 10 रुपये है और श्रम की कीमत 5 रुपये है। तो अब यदि उत्पादक अपनी संपूर्ण लागत को केवल श्रम साधन पर व्यय कर दे तो वह श्रम की 10 इकाइयाँ खरीद सकता है और यदि वह संपूर्ण 50 रुपये की लागत को पूंजी साधन पर व्यय कर दे तो वह पूंजी की 5 इकाइयाँ खरीद सकता है। इन दोनों बिंदुओं को यदि हम मिला दें तो हमारे पास सम लागत रेखा आ जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस डायग्राम में जिसमें आप देख रहे हो ओ एक्स अक्ष पर श्रम है, ओ वाई अक्ष पर पूंजी है, तो यदि जो और मान लीजिए सी उत्पादक के लिए हम लागत के का सिंबल ले रहे हैं, सी लागत है और पी के पूंजी की कीमत है जिसको हम ब्याज के रूप में जानते हैं और पी एल श्रम की कीमत है जिसको हम मजदूरी के रूप में जानते हैं। तो यदि पूरी लागत पूंजी पर व्यय कर दी जाए तो वह ओ एम मात्रा पूंजी की खरीद सकता है और यदि पूरी लागत श्रम पर व्यय कर दी जाए तो वह श्रम की ओ एन मात्रा खरीद सकता है। तो अब इस एम एन सम लागत रेखा का यदि हम स्लोप देखें तो इस सम लागत रेखा का जो स्लोप है वह होगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ एन। तो ओ एम जो दूरी है वह सी डिवाइडेड बाई पी के बराबर है और ओ एन जो दूरी है वह सी डिवाइडेड बाई पी एल के बराबर है। तो सम लागत रेखा का ढलान हुआ सी डिवाइडेड बाई पी के, इसको हम डिवाइड करेंगे सी डिवाइडेड बाई पी एल और इसको सॉल्व करके हम करेंगे तो वह आएगा पी के डिवाइडेड बाई पी एल डिवाइडेड बाई पी के। यह सम लागत रेखा का ढलान है, स्लोप है और सम लागत रेखा के समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त करते हैं C इक्वल टू पी के इंटू के प्लस पी एल इंटू एल। यानी इसका मतलब है कि जो उत्पादक है उसका लागत व्यय पूंजी की मात्रा इंटू पूंजी की कीमत प्रति इकाई प्लस श्रम की मात्रा इंटू श्रम की प्रति इकाई कीमत के योग के बराबर है। ये सम लागत रेखा है और यदि साधनों की कीमत स्थिर रहे और उत्पादक अपने कुल लागत व्यय में वृद्धि या कमी करे तो सम लागत रेखा विवर्तित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जो हमने अभी सी लागत व्यय 50 रुपये लिया है, मान लीजिए वह 100 रुपये हो जाए तो सम लागत रेखा दाहिनी ओर ऊपर और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए 50 रुपये से कम होकर मान लीजिए उत्पादक के पास लागत के रूप में 25 रुपये है तो सम लागत रेखा इस नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार कीमत स्थिर रहने पर यदि कुल व्यय में वृद्धि या कमी हो जाए तो सम लागत रेखा विवर्तित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है ऊपर और नीचे। तो ये सम लागत रेखा है। अब इसके बाद हम अनुकूलतम साधन संयोग का चुनाव कोई उत्पादक किस प्रकार करता है उसको देखें। तो विद्यार्थियों, कोई भी विवेकशील उत्पादक साधनों का अनुकूलतम संयोग करता है तो उसे दो चुनाव करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ स्पष्ट करें कि हमने टर्म यूज करी है विवेकशील उत्पादक। विवेकशील उत्पादक का मतलब है कि जो उत्पादक है वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और लाभ को अधिकतम करने के लिए वह अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है या लागत को
न्यूनतम करना चाहता है। तो जो विवेकशील उत्पादक है वह अपने समक्ष दो चुनावों का वो सामना उसको करना पड़ता है। एक तो यह है कि एक दिए हुए उत्पादन के लिए लागत को न्यूनतम करना, और दूसरा है एक दी हुई लागत के लिए उत्पादन को अधिकतम करना। विद्यार्थियों, ये जो दो चुनाव हैं वास्तव में वो ये एक सिक्के के दो पहलू के बराबर हैं कि या तो हम इसको उत्पादक या तो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करे दिए हुए उत्पादन के लिए, या जो कॉस्ट दी हुई है उससे अपने उत्पादन को मैक्सिमाइज करे। ये एक्चुअल में जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वह आउटपुट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम होती है। इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी हम इसको देखते हैं। तो अब ये दो चुनाव जिनके हम आगे देखेंगे निष्कर्ष एक जैसे ही आते हैं। ये जो विश्लेषण हम कर रहे हैं अनुकूलतम साधन संयोग के चुनाव का, विद्यार्थियों इसके पीछे हम ये मान्यताएं निहित रहती हैं। इसमें मान्यताएं जो हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि हम दो साधन ले रहे हैं, श्रम और पूंजी, क्योंकि हम दो साधनों को ही डायग्राम पर दिखा सकते हैं इसके। और हमारे जो साधन हैं श्रम और पूंजी, उनकी इकाइयाँ समरूप हैं, साधनों की कीमत दी हुई है और वो कीमतें स्थिर हैं, लागत व्यय दिया हुआ है, फर्म केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है, वस्तु की कीमत दी हुई है और वह स्थिर है, फर्म का जो उद्देश्य है वह लाभ अधिकतम करना है, और अगली मान्यता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। इन मान्यताओं के दिए होने पर हम फर्म के द्वारा अनुकूलतम साधन संयोग का चुनाव किस प्रकार किया जाता है उसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि एक दिए हुए उत्पादन के लिए लागत न्यूनतम करना। विद्यार्थियों, इस स्थिति में उत्पादक के सामने प्रश्न ये है कि वस्तु की किसी विशेष मात्रा को उत्पादित करने के लिए उत्पादक साधनों के कौन से संयोग को चुनेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु की किसी विशेष मात्रा को उत्पन्न करना है, उत्पादन मात्रा दी हुई है उत्पादक के लिए, तो जो उत्पादक है वह समोत्पाद वक्र के मानचित्र जो है या समोत्पाद वक्र जो है उस पर कौन सा बिंदु उत्पादक के लिए अनुकूलतम होगा, इष्टतम साधन संयोग वाला होगा, क्योंकि इसमें उत्पादन मात्रा दी हुई है और यानी आप इस उत्पादन मात्रा को कम से कम लागत पर किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि उत्पादक जो है वह वस्तु की एक निश्चित मात्रा को कम से कम लागत पर उत्पन्न करने का प्रयास करेगा और इसके लिए ऐसा संयोग अपनाएगा साधनों का जिस पर उसकी लागत न्यूनतम हो जाए। तो इस समस्या के लिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में आप आइसोक्वांट देख रहे हैं जिस पर हमने 500 यूनिट अंकित की हुई है, यानी उत्पादक के सामने जो लक्ष्य है वह है 500 इकाइयाँ उत्पन्न करने का। अब इन 500 इकाइयों को उत्पादक न्यूनतम लागत पर किस प्रकार उत्पन्न करे, कौन सा साधन संयोग अपनाए। तो विद्यार्थियों, आप इसमें देख रहे हैं कि इन 500 इकाइयों को जो उत्पादक है आर पॉइंट से, आर जो बिंदु है ये साधन संयोग अपना सकता है, एस साधन संयोग अपना सकता है, ई साधन संयोग अपना सकता है। अब इनमें से कौन सा साधन संयोग चुनेगा वह हमें देखना है। तो इसके अलावा और भी साधन संयोग हो सकते हैं,
लेकिन हमने ये 3 मुख्यतः दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ई बिंदु है, इस चित्र का ई बिंदु है, वह फर्म की दृष्टि से अनुकूलतम साधन संयोग है, क्योंकि दी हुई उत्पादन मात्रा को 500 इकाई जो उत्पादन मात्रा उत्पादित करना चाह रहा है, उस मात्रा को वह जो CD लागत रेखा दी हुई है, इसके ई बिंदु पर वह उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों, ये ABCD और GH ये समलागत रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के समानांतर भी हैं, क्योंकि हमने साधन कीमत स्थिर मानी है। तो इस CD रेखा का जो ई बिंदु है, यहाँ पर उत्पादक इसको उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह नीची समलागत रेखा AB पर वह नहीं जा सकता, क्योंकि इस समोत्पाद वक्र में के जो विभिन्न साधन संयोग हैं, वह AB रेखा जो है समलागत रेखा, उससे समोत्पाद वक्र ऊपर है, इसलिए वो AB लागत रेखा पर नहीं जा सकता। और वह यदि चाहे तो R और S जो पॉइंट हैं, R पॉइंट और S पॉइंट, इन दोनों के माध्यम से वह उत्पादन कर सकता है। लेकिन विद्यार्थी, हम देख रहे हैं कि GH जो समलागत रेखा है, वह CD से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R और S बिंदुओं पर उसकी लागत अधिक आएगी बजाय कि E बिंदु के। तो E बिंदु पर उसकी लागत R और S से कम है, तो E बिंदु उत्पादक के लिए अनुकूलतम साधन संयोग का बिंदु है। विद्यार्थियों, अनुकूलतम साधन संयोग के लिए यानी उत्पादक के संतुलन के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला तो समलागत रेखा का ढलान समोत्पाद वक्र के ढलान के स्लोप के बराबर हो, और दूसरा है कि स्पर्श बिंदु पर समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स होना चाहिए। यानी संतुलन की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि संतुलन बिंदु पर पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS of L for K जो है वह घटती हुई होनी चाहिए। तो हम देखें इस E पॉइंट पर क्या ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो हम जानते हैं कि जो समोत्पाद वक्र का ढलान है, वह तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है, MRTS को व्यक्त करता है, और जो समलागत रेखा का ढलान है, वह साधनों की कीमतों के अनुपात को व्यक्त करता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो इस E बिंदु पर MRTS of L for K इज इक्वल टू PL बाई PK, यानी जो समोत्पाद वक्र है उसका ढलान समलागत रेखा के ढलान के बराबर है। और विद्यार्थियों, हम ये भी देख चुके हैं अभी कि जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है, वह साधनों के सीमांत उत्पादन के अनुपात के बराबर होती है, हम इसको अभी देख चुके हैं। तो हम जो MRTS है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं MPL बाई MPK। तो जो E बिंदु पर संतुलन की हमारी शर्त हो गई PL डिवाइडेड बाई PK इक्वल टू MPL डिवाइडेड बाई MPK, जिसको हम पक्षांतरण करके इस रूप में लिख सकते हैं MPL डिवाइडेड बाई PL इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाई PK। कहने का मतलब ये है कि E बिंदु पर समोत्पाद वक्र का जो ढलान है, वह समलागत रेखा के ढलान के बराबर है, जिसे हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं MPL डिवाइडेड बाई PL इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाई PK। तो ये उत्पादक के संतुलन की प्रथम शर्त है, जो कि यहाँ E बिंदु पर पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त जो है
कि ई बिंदु जो संतुलन बिंदु है उस पर जो समोत्पाद वक्र है वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये समोत्पाद वक्र ई बिंदु पर मूल बिंदु के उन्नतोत्तर है। जैसा कि हमने समोत्पाद वक्र का जब अध्ययन किया था तो हमने समोत्पाद वक्र की इस ऋणात्मक ढाल वाली शेप के लिए हमने बोला था कि इसमें जो समोत्पाद वक्र है वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। यानी जो ऋणात्मक ढाल वाले जो समोत्पाद वक्र हैं, जो इस आकृति जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की आकृति वाले समोत्पाद वक्र में जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांतर है वह घटती हुई होती है। यानी जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयाँ उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं वैसे वैसे पूंजी की कम इकाइयाँ छोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वह घटती हुई भी है। तो इस ई बिंदु पर उत्पादक के लिए अनुकूलतम साधन संयोग का बिंदु है ई, और संतुलन की उत्पादक के लिए संतुलन की शर्तें दोनों यहाँ पूरी हो रही हैं। तो हमारा ये हो गया कि एक दिए हुए उत्पादन के लिए लागत को न्यूनतम करने के लिए उत्पादक कौन सा साधन संयोग अपनाएगा। अब इस जो प्रॉब्लम है अनुकूलतम साधन संयोग की, उस उत्पादक के चुनाव की, उसको हम दूसरे रूप में इस रूप में भी देख सकते हैं कि दी हुई लागत के लिए उत्पादन अधिकतम करना। हमारी इस स्थिति में जो उत्पादक है उसके लिए लागत व्यय दिया हुआ है, उस लागत व्यय से उसे अधिकतम उत्पादन करना है। यानी हम ये कल्पना करें कि उत्पादक यह पहले से निर्णय ले चुका है कि उसे किसी वस्तु के उत्पादन पर कुल कितना लागत व्यय करनी है, और जब वह निर्णय ले चुका है कि उसे कितनी लागत व्यय करनी है तो उस लागत व्यय से वह अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन संयोग अपनाएगा, ये हमें इसमें देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए बी लागत रेखा है, ये उत्पादक के लिए दी हुई है लागत रेखा। उत्पादक के लिए साधनों की कीमतें भी दी हुई हैं, श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत। इस स्थिति में जो उत्पादक है उसके लिए यहाँ भी संतुलन का जो बिंदु है वह ई है, क्योंकि जो आर और एस ये दो बिंदु भी यहाँ पर समलागत रेखा पर दिखाई दे रहे हैं आइसोक्वांट 1 पर, लेकिन ये उत्पादक के संतुलन के बिंदु नहीं है, क्योंकि जो ई बिंदु है वह IQ2 यानी आइसोक्वांट 2 पर उपलब्ध है, जो कि ऊंची उत्पादन मात्रा को दर्शाएगा। यहाँ पर मैंने भौतिक इकाइयाँ नहीं दर्शाई हैं, लेकिन हम मान लो IQ1 को 500 इकाई उत्पादन इकाई मान लें, ISOQ2 को 1000 उत्पादन इकाइयाँ मान सकते हैं, ISOQ3 को 1500 उत्पादन इकाइयाँ मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो R और S बिंदु की अपेक्षा ई बिंदु पर उत्पादन मात्रा ज़्यादा है दी हुई लागत रेखा AB से, और वह उत्पादक टी बिंदु को इस बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ये उसकी लागत परिधि से बाहर है। तो यह ई बिंदु यहाँ पर उत्पादक के लिए संतुलन का बिंदु है, और इस ई बिंदु पर उत्पादक के संतुलन के लिए अनुकूलतम साधन संयोग के लिए दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि यानी जो समोत्पाद वक्र है उसका ढाल सम लागत रेखा के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि MRTS L के इक्वल टू PL PK दैट इज इक्वल टू MPL डिवाइडेड बाई MPK। यह हम जिसको अभी देख चुके हैं पिछली उसमें स्लाइड में, यानी उत्पादक के संतुलन की ये शर्तें पूरी हो रही हैं। अनुकूलतम साधन संयोग के लिए ये शर्त पहली वाली शर्त पूरी हो रही है कि सम लागत रेखा का ढलान समोत्पाद वक्र के ढलान के बराबर होता है, और दूसरी शर्त कि समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर है वह भी ई बिंदु पर पूरी हो रही है। तो विद्यार्थियों,
निष्कर्ष हमारा यह है कि उपयुक्त विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि दिए गए कुल व्यय से वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करना तथा वस्तु की मात्रा उत्पादन हेतु दी हुई है उसके लिए लागत को न्यूनतम करना, ये इन दोनों स्थितियों में हम जो संतुलन की जो शर्तें हैं वो समान संतुलन की शर्तें प्राप्त करते हैं। वास्तव में लागत न्यूनतम करने की जो द्वैत समस्या है, ड्यूअल प्रॉब्लम है, वह एक दी हुई लागत व्यय से उत्पादन अधिकतम करने की समस्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि दी हुई लागत के लिए उत्पादन अधिकतम करना या दिए हुए उत्पादन के लिए लागत न्यूनतम करना, दोनों के लिए ही हम एक जैसी शर्तों को प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये साधनों का अनुकूलतम संयोग है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार जो उत्पादक है वह साधनों का संयोग चुनता है उत्पादन के लिए, ताकि वह अपने उत्पादन को अधिकतम कर सके या वह अपनी लागत को न्यूनतम कर सके। थैंक यू।